अस्सलाम वालेकुम। अम, ऐसा कि आप जानते हैं कि मेरे शॉर्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, वीडियो आ नहीं रही है, कम कम वीडियो आ रही है, टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं आती। हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ। तो फिर होता ये है कि बहुत सारे आइडियाज़ भी होते हैं, बहुत सारे लोग सवालात भी होते हैं और लोग चाहते हैं कि उसकी वीडियो बना दी जाए, लेकिन एक सवाल के ऊपर वीडियो बनती नहीं है। तो मैं काफ़ी देर से मटेरियल सर्च कर रहा था, देख रहा था कि कुछ ऑप्शंस मिल जाएँ तो मैं वीडियो बना सकूँ सवालात के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इन सारे सवालों को एक वीडियो में जवाब दे देते हैं। आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा उससे, बनस्बत इसके कि उस सवाल के ऊपर या उस सिनारियो के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे लोग सुन सकते हैं इस तरीके से और वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो पता नहीं आप इसको मेरे जो पुराना जो मेरा सीरीज़ था सवाल जवाब का उसको वैसे ले सकते हैं, या इसको आप इंडिपेंडेंट आप एज आ एक एपिसोड ले सकते हैं जिसमें मैं कुछ सवालात के जवाब दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल की तरफ जाते हैं। पहला सवाल जो लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा है करंटली सिचुएशन के अंदर, वो ये है कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा के लिए। क्योंकि पहले जो था वो था कि इंग्लिश प्रोफेंसी मिल जाए आपको तो आप नहीं ज़रूरत है आपको। तो क्या सिचुएशन है, क्यों, किस तरीके से करें, क्या है रिक्वायरमेंट ना। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, इवन ये कि बहुत सारे फॉरम पे भी आप जाएंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा, बहुत कॉमन है ये। तो इसका जवाब ये है भाई कि आइल्स कर लेना बेस्ट है। किस तरीके से, क्योंकि जो इस वक्त वीज़े की सिचुएशन है, आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी चीज़ मिसिंग हो, उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सके, बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि आइल्स कर लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑप्शन दे रही हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्स में देखेंगे तो वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है आइल्स। वो सिर्फ बोलते हैं कि अगर आपने बैचलर्स कर लिया है इस यूनिवर्सिटी से या ऐसा कुछ, तो फिर वो आप देख सकते हैं और आपको ज़रूरत नहीं है आइल्स देने की। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप आइल्स कर लें, चाहे रिक्वायर्ड है कि नहीं है, आप आइल्स कर लें, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर का दिमाग का हम किसी को नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है और वो किस लिहाज से आपको कैलकुलेट करेगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी वीज़ा के अंदर आइल्स की, केस ऑफिसर ने बोला कि नहीं आपने आइल्स नहीं किया हुआ, क्योंकि यार उस वक्त आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, इट्स टू लेट। तो बेहतर ये है कि थोड़ा से पैसे लगा के एक्स्ट्रा ऊपर जितने आपने अब तक लगा चुके हैं आप आइल्स कर लें। और अभी फ़िलहाल जो है टाइम है डॉक्यूमेंटेशन जमा करने का भी। आई थिंक फरवरी की डेट है जिसमें आपको जब तक आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं तो आप आइल्स दे सकते हैं अभी भी, और फिर आप प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने उसके साथ साथ ही। तो कोशिश ये करें कि आप ये कर लें। और अगर नहीं कर सके हैं अब तक और लगता है कि आपको बहुत लेट हो जाएगा और नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स की, तो आप इंग्लिश प्रोफेंसी डॉक्यूमेंट जो है वो लगा दें अभी, ताकि आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन आइल्स फिर भी कर लें उस सूरत में कि केस ऑफिसर जो आपका वीज़ा इंटरव्यू लेगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उससे आपके दोनों साइड से आप सेव हो जाएंगे, सर आपका टाइम का भी मसला हल हो जाएगा कि टाइम नहीं है और कैसे देंगे और डेट्स नहीं है। कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार डेट्स अवेलेबल नहीं है अब तो आइल्स की, जनवरी के बाद की अब डेट्स मिल रही हैं, तो हाँ प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है और कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो मेरी नज़र में आइल्स करें, ज़रूरी करें, रिकमेंडेड तो यही है। बाकी यू नेवर नो, अल्लाह को पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो किसी ने नहीं किया उसका भी एडमिशन हो गया, उसका वीज़ा भी लग गया, और किसी ने आइल्स किया है उसका ही वीज़ा नहीं लगा, तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये एक मेरी रिकमेंडेशन है आइल्स के बारे में। जी, तो अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो वीज़ा की सिचुएशन इस वक्त करंटली है, जो वीज़े प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को वीज़ा जो है एक्सटेंशन नहीं मिल रही, जो यहाँ रहते आ रहे हैं 4 साल से रह रहे हैं, वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिली, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं अभी ना। और इसमें कोई कोई आप कोई थ्योरी मत लगा लीजिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है या इनके ख़िलाफ़ हो रहा है या उनके ख़िलाफ़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ हो रहा है, सबका, जिनके पास वीज़ा है ना सबके साथ ऐसा हो रहा है। कोई इसमें कोई वो नहीं है कि इंडियन के पास हो रहा है पाकिस्तान के पास नहीं हो रहा, ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है वीज़ा एक्सटेंशन के अंदर और वीज़ा रिक्वायरमेंट के अंदर, क्या क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए वर्क परमिट के अंदर। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई कि आप बताइए कि आपको लगता है कि जहाँ आना चाहिए अभी या नहीं आना चाहिए अभी। देखो यार, इसका जवाब सिंपल सा ये है, अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं तो ठीक है,
फिर आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ही स्वीडन है तो फिर आप ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको आना है या नहीं ना, आपको फिर आना ही आना है, आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 3 ऑप्शन और है, अमेरिका जा सकता हूँ, कनाडा जा सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, या यूके जा सकता हूँ, या XYZ किसी और कंट्री जा सकता हूँ, तो फिर आप प्लस माइनस रखिए, आप उसके प्रो एंड कॉन्स निकालें आपके लिहाज से, मेरे लिहाज से नहीं, और फिर उसके बाद उस पर डिसाइड करिए। मेरी नज़र में कंट्री बहुत अच्छा है स्वीडन। अभी भी लोग आ रहे हैं जिनके पेपर वर्क बिल्कुल सही है, सही से मतलब ये कि कोई उल्टे सीधे काम नहीं किए हुए, कोई जुगाड़े नहीं मारी हुई, कोई मतलब फजूल के काम नहीं किए हुए, ठीक है ना। तो फिर उनका कोई मसला नहीं हो रहा है। और जिन्होंने छोटा छोटा सा भी एक छोटी सी गलती भी की है ना, 4 साल के अंदर 2 साल की गलती भी की, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक चीज़ है जो हम डिनाई नहीं करते, क्योंकि अब उन्होंने थोड़ी सख्ती शुरू कर दी, अब ज़्यादा चेक कर रहे हैं। तो ये है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत आने वाली हैं आगे आगे जो चेंजिंग आ रहे हैं वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा स्वीडन बहुत अच्छा मुल्क है। अगर आप यहाँ आ जाते हैं, आपकी एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, आपका पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी, सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, स्कूलिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब मैं आपको इसके बेनिफिट्स गिनवा सकता हूँ अनगिनत। और अगर मैं इसके प्रॉब्लम बताऊँ तो आप बोलेंगे यार प्रॉब्लम्स बता रहे हैं आपके, कैसे नहीं। भाई प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम है, जो चीज़ आप खुद हैंडल कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो ये है। तो आप कोशिश ये करनी है आपने कि अगर आपके ऑप्शन हैं तो ऑप्शन को देखें, दूसरे ऑप्शन भी देखें। और स्टूडेंट का जहाँ तक है, मेरी नज़र में अभी भी स्टूडेंट बहुत अच्छा है, और वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई ना करें। बिल्कुल अप्लाई करें, अपनी किस्मत आजमाएं, सबकी किस्मत अपनी अपनी होती है भाई, कोई किसी को देख के दूसरा केस सेम नहीं होता। तो बस ये करके आप आइए और दुआ करिए कि आपका वीज़ा लग जाए, जहाँ का भी लगना हो वहाँ का लग जाए, आपको बाहर निकलना है तो, और अपनी किस्मत आजमाइए। बस यही था इस बारे में। अब तीसरा सवाल जो था मेरे पास, तीसरा सवाल ये था कि यहाँ जो लोग हैं उनके सवाल बहुत आते हैं, इस तरीके से पूछते हैं ज़्यादा ग्रुप्स में स्पेशली, कि जॉब्स सर्च कैसी की जाए स्टूडेंट के अंदर। तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि भाई लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो जाके लिंक्डइन से। यार लिंक्डइन से तो पता नहीं क्या नहीं हो सकता, सर्च करो जाके, फेसबुक छोड़ो लिंक्डइन पे आ जाओ यार। और क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, स्वीडिश लोग रेसिस्ट हैं, वो जॉब नहीं देते हैं हमारा नाम देख के। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी सराउंडिंग की बात करूँगा। जिसने भी जॉब सर्च की है, कोशिश की है, जॉब मिल जाती है उसको। बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है जॉब सर्च करना भी एक फुल टाइम जॉब है। तो अगर आप सिर्फ साइड में जॉब सर्च कर रहे हैं, या वैसे ही दिन में 1 जॉब अप्लाई कर दी, 2 जॉब अप्लाई कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। आपको फोकस करना है कि जॉब अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर जॉब सर्च करनी है आपको। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हम लोग का जो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें जॉब नहीं मिलनी, हमारा प्रॉब्लम ये है डर। वो डर क्या है कि जब हम जॉब अप्लाई करेंगे उसके बाद क्या होगा, हम वो सोचने लग जाते हैं कि भाई इंटरव्यू कैसा होगा, रेफरेंस मांग ले तो कैसा होगा, ये मांग ले तो कैसा होगा, ये टेस्ट कर ले तो कैसा होगा। उस चक्कर की वजह से हम जॉब अप्लाई ही नहीं कर पाते, डर की वजह से। तो भाई फर्स्ट स्टेप लीजिए, जॉब अप्लाई कीजिए। और मैं लोगों को रिकमेंड यही करता हूँ कम से कम 40 से 50 जॉब अप्लाई करिए दिन की। उनमें से शायद आपको 4 या 5 एम्प्लॉयर जो हैं वो आपकी CV ढंग से देख लेंगे, शायद आपको इंटरेस्टेड भी हो जाए, तो उसमें से एक आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए आपका। मेरा ये मानना है। तो अगर आप एवरी डे अगर 40-50 जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि आने वाले हर दिन के बाद आपको जो है ना एक इंटरव्यू कॉल आना शुरू हो जाए, एक के बाद एक। और फिर आपको लगेगा यार तो इंटरव्यू कॉल पर इंटरव्यू कॉल आ रही, फिर लगेगा यार के लोग इतनी जॉब्स अप्लाई की हैं और मुझे इंटरव्यू कॉल फ़ौरन आने लग गई। तो ये एक प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे आप तो फिर आपको जॉब नहीं मिल सकती। ये है सिंपल सी चीज़। तो कोशिश करिए, लिंक्डइन ढूंढिए, लिंक्डइन पे बेतहाशा जॉब्स हैं, बेतहाशा। ज़रूरी हम लोग सोचते हैं नहीं यार लिंक्डइन पे IT की जॉब है, ऐसा नहीं है, सारी जॉब मिलती है लिंक्डइन पे। इवन ये कि आपको कोई मैकेनिक की जॉब भी लिंक्डइन में मिल जाती है आपको, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो इसके अलावा फिर दूसरी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, जैसे यहाँ का जो जॉब सेंटर है RBS सुमेलियन जो है, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है
.se इस पे जाएंगे आप, वहाँ पे जो आप सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस आपको देखना आ जाएगा कि कहाँ है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और आज का जो फाइनल सवाल जो है वो ये था कि बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी, इंडियन, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी है और मतलब कवर करते हैं इस बारे में। वो ये कहते हैं कि यार हम यूरोप में रह रहे हैं, या तो यानी कि पेरेंट्स जो हैं कहीं इटली आ गए थे या ग्रीस आ गए थे या पुर्तगाल आ गए थे, कहीं आ गए थे, उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं। तो उनका सवाल ये था कि भाई कि जो मेरे बच्चे जो है 21 साल से कम है, 18 से ज़्यादा क्या है, बड़े बच्चे हैं मेरे, 18 से बड़े, 21 से कम है, क्योंकि हमने सोचा था कि हम बच्चे कॉलेज कर लें फिर जाएंगे हम, तो बच्चों को वहीं छोड़ दिया था। अब वो होने वाला है 21 के, तो क्या हम स्वीडन आ जाएं और फिर आके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा उनका? ये एक सवाल जो बताता है। इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं आप। अंडर 21 आप कर सकते हैं, बच्चा अगर अंडर 21 है, वाइफ, स्पाउस वो आपके उसमें आती है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं आप। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको, आपके पास कोई रेजिडेंट परमिट होना चाहिए यूरोप की, किसी EU किसी कंट्री का, शेंगन कंट्री हो, EU कंट्री हो, किसी का भी शायद आपके पास वो हो। उसके बाद आप स्वीडन आते हैं, आप स्वीडन में आकर रजिस्टर होते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं अपने आप को कि हाँ भाई मैं स्वीडन आ गया हूँ, यहाँ जॉब करूँगा, सब कुछ करूँगा, जो भी करना है। और फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यहाँ से। इसमें आप अपना वीज़ा डालते हैं कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे पास वहाँ का रेजिडेंसी है, और किसी और, फॉर एग्जाम्पल इटली का रेजिडेंसी है, मैं यहाँ स्वीडन में रहना चाहता हूँ, तो मुझे वीज़ा चाहिए उसके लिए। तो आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस वक्त सेम टाइम में बच्चों का, अपनी बीवी का, सबका अप्लाई करते हैं आप। और जब अप्लाई करते हैं तो अगर वो अंडर 21 है तो उनका वीज़ा मिल जाता है। ये एक छोटा सा नॉर्मल सा प्रोसेस है, अगर आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं ऑनलाइन जाके भी। इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, ऐसी नहीं कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। शर्त ये अंडर 21 बस, और कुछ शर्त नहीं है इसमें। 22 के होंगे तो नहीं मिलेगा आपको, जहाँ तक मेरी ये खबर है, जहाँ तक मेरी न्यूज़ है, जो मैंने पढ़ा है, जो भी देखा है मैंने, 22 के तो नहीं मिलता। 21 तक फिर भी दे दिया उन्होंने, 21 के जो है उनको भी दे दिया वीज़ा, लेकिन अंडर 21 तो डेफिनेटली मिल जाता है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कोई पेपर भी ज़्यादा नहीं होता आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होती, कोई लॉयर शॉयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करें खुद ही पेपर आप फिल करें। स्टूडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी वीज़े के लिए, आप खुद ही कर सकते हैं आप, और फिर अप्लाई कर सकते हैं आप। बस ये थे कुछ सवालात आज के, और मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से जवाब दे दूँ, उनको लंबी वीडियो भी ना बनाऊँ। तो होपफुली आप लोगों को सवाल के जवाब मिल गए होंगे, जिन्होंने मुझसे पूछे थे, और जिन लोगों ने नहीं पूछे थे उनको सोच रहे थे, उनको जवाब मिल गए होंगे। तो बस ये था आज के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।